देखो 1 ग्राम लेके आप स्टार्ट करोगे और एक हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा वो आपका 0.5 ग्राम, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद होगा 0.25, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 0. अब ऐसे करके हाफ लाइफ रहेगी जो 20-30 हाफ लाइफ के बाद इतना स्मॉल अमाउंट रहेगा कि आप बस बट खत्म करो, बहुत हो गया, परेशान होकर आप भी छोड़ दोगे, बोलोगे खत्म करो अभी। जैसे हीरो जमाना का कि अभी वहां पे क्या होता है कि रेडियो एक्टिव जो बम गिरा था उसका भी इम्पैक्ट है। तो स्टार्टिंग में इसका इम्पैक्ट ज्यादा था क्योंकि अमाउंट ज्यादा था, रेट ज्यादा था। अब वो ग्रेजुअली क्या होगा, कम होते गया। हाफ लाइफ तो अभी भी वही मेंटेन है, सब कुछ तो वही मेंटेन है, लेकिन इमिशन का रेट क्या होगा, बहुत स्लो हो गया क्योंकि अमाउंट ही बहुत कम है वहां पे। आई बात समझ में? तो वही बोल रहा हूँ आपको कि एक लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग ऐसा कंज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीशन बोल देते हैं। ये तो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, नहीं कंप्लीट होने वाला तो क्या वेट करते रहोगे, आप चले जाओगे ऊपर लेकिन वो रिएक्शन कंप्लीट होने वाला नहीं, तो क्या फायदा। तो कुछ एक लॉजिकल अप्रोच तो लेके चलेंगे ना। तो मान लेंगे वहां पे कुछ हाफ लाइफ के बाद उसको हम लोग ऐसा ज्यूम करेंगे कि चलो कंप्लीट हो गया रिएक्शन। तो वो जो इनफाइनाइट टाइम का मतलब होता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बोल देगा तो उसका मतलब होता है कि वो इनफाइनाइट टाइम के बारे में बोल रहा है, मतलब वहां पे आप रिएक्शन को कंप्लीट बोल दोगे। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अगर इसका 1 मोल लेके स्टार्ट करोगे, इसका 2 मोल इसको 1 मोल मिलेगा, इसका मतलब रिएक्शन वो कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनाओगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ये ए जा रहा था किसमें, आपका 2b प्लस किसमें, सी में। टाइम 0 पे इसका पी नॉट लेंगे, लेकिन पी नॉट के टर्म में एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, कैलकुलेशन कर लो लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 0 0। एट टी टाइम पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स, ये 2x, ये x। टाइम जब इनफाइनाइट कर देंगे तो ये 0, ये 2p नॉट, ये p नॉट। आई बात समझ में? टाइम इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया समझ में आ गया, रिएक्टेंट को क्या कर देना, ऑलमोस्ट 0 कर देना, और रिएक्टेंट का जो भी अमाउंट होगा उसी के टर्म में बी और सी को लेके चलो इनिशियल अमाउंट से। क्योंकि मेरे को पता है इसका 1 मोल को अगर कंप्लीटली कंज्यूम करोगे तो ये कितना मिलेगा, 2 मोल, ये कितना मिलेगा, 1 मोल। इसीलिए मैंने पी नॉट लेके चला था, इसका 2 पी नॉट, इसका क्या हो जाएगा, पी नॉट। अब देखो 2 पी नॉट प्लस पी नॉट इक्वल टू पी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो वही ना प्रेशर रहेगा आपका, इनफाइनाइट टाइम पे जो प्रेशर आप देखोगे वो इसी का प्रेशर देखोगे ना, इसका प्रेशर तो नहीं देखोगे, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो आप बताइए पी नॉट क्या हो जाएगा, पी इनफाइनाइट बाय 3। एट टाइम टी पे आएंगे, ई टी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया आपका। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी नॉट। अब इसको लिख सकते हैं पी टी माइनस पी इनफाइनाइट बाय 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू होगा 3pt माइनस पी इनफाइनाइट अपॉन 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या आ गया, 2। अब तो आ गया सारा चीज आपका। फॉर ए आइए, इनिशियल कंसेप्ट प्रेशर ऑफ ए कितना, पी नॉट था, वो पी इनफाइनाइट बाय 3 लिख सकते हो। प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी पे जाएंगे, बताओ कितना था, पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट कितना हो जाएगा, पी इनफाइनाइट बाय 3 माइनस क्या करेंगे, 3pt माइनस क्या होगा, पी इनफाइनाइट बाय क्या हो जाएगा, 6। कितना आ जाएगा ये वैल्यू, जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे 3 6 ले लोगे ये कि 2p नॉट माइनस 3pt माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये पी इनफाइनाइट अपॉन 6। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू, कैंसिल हो रहा है कि नहीं, एक पी नॉट पी इनफाइनाइट नहीं ऐड हो जाएगा ना, 3 पी इनफाइनाइट माइनस 3pt अपॉन 6। अब इसको करोगे तो पी इनफाइनाइट माइनस pt अपॉन 2 हो जाएगा। बताओ के क्या हो जाएगा, पी ए नॉट अपॉन पी ए एट टाइम टी। अब वैल्यू पुट कर दो। आकाश का जब टेस्ट बनाओगे ना पैकेज, तो पैकेज में क्वेश्चन मिलेगा ये आपको सेक्शन डी में।
सेक्शन बी या सेक्शन डी में मिलेगा। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बना के देखना। टैलेंट में जाओगे तो स्टेज में फिक्स क्वेश्चन पूछता ही, वो तो और भी आगे निकल जाता थोड़ा। देखो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए नॉट कितना लेंगे, पी इनफाइनाइट बाय 3, और ये क्या होगा, पी इनफाइनाइट माइनस पी टी अपॉन क्या आ जाएंगे 2। अब वैल्यू देखो वहां पे आगे करोगे तो 1/t लॉन पी इनफाइनाइट 2 3 इंटू पी इनफाइनाइट माइनस पी टी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे पैकेज में जो बनाओगे तो वहाँ पे टैग दिया था वो ए दैट गिव द बी प्लस सी, मैंने बी का कोफिशिएंट कितना लिया यहाँ पे 2, वहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही लिया, और वहाँ पे बोल दिया आपका पी नॉट दिया आपका, ये पी टी टाइम पे टी दिया था और इनफाइनाइट टाइम पे पी नॉट दे दिया, वहाँ पे इनफाइनाइट टाइम पे दे दिया पी नॉट, तो पी टी और पी नॉट के टर्म में एक्सप्रेशन पूछा है के का, तो कर लोगे आप। सही बात समझ में। ये कब होगा, जब आप गैस से इन्वॉल्व होगा, यू कैन एक्सप्रेस द रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। लेकिन प्रेशर किसका लेंगे, तो जिसके टर्म आपने कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन लाया था, तो वो कौन था, रिएक्टेंट। अब देखो होता है क्या, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसका और बताऊंगा, देखना वो जो क्वेश्चन था उसको भी चेक करता हूँ, रुको 1 मिनट, ये देखना यहाँ पे कहीं पे गैस का होगा ये, देखो ये N2O5 decomposed to NO2 and O2 follow the first order kinetics. After the 50 minutes, the pressure inside the vessel increased from the 50 mmHg to 87.5 mmHg. After the 50 minutes, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, देखो आफ्टर 50 मिनट द प्रेशर इनसाइड द वेसल्स इंक्रीजेस फ्रॉम द 50 mmHg टू 87.5 mmHg, इनिशियल प्रेशर कितना हो जाएगा 50, 50 मिनट के बाद प्रेशर कितना हो गया 87.5। The pressure of the gaseous mixture after 100 minutes at the constant temperature will be, ये पूछ रहा आपसे, आप फाइंड करो क्या हो जाएगा। इंटीग्रेटेड इक्वेशन पता है आपको, करो खुद से। तो सबसे पहले क्या करो, पहले रिएक्शन लिखो N2O5 का डिकम्पोजिशन का, फिफ्टी मिनट से 87.5 करो वहां से, पहले रिएक्शन लिखो, बिना रिएक्शन लिखे तो आप नहीं पकड़ पाओगे। रिएक्शन लिखो N2O5 को स्टार्टिंग में टाइम 0 क्या लिखेंगे 50, 0 0 हो जाएगा, फिर 50 माइनस एक्स करेंगे, इधर होगा 4x प्लस एक्स, अब 50 माइनस एक्स प्लस 4x प्लस एक्स वुड बी इक्वल टू 87.5। 50 मिनट्स बोल रहे हैं तो 50 mmHg था, तो 50 नहीं, अगर ये x लेंगे तो उधर 2x होना चाहिए, 2x हो जाएगा, वो x/2 हो जाएगा, वो कर दो, वो रॉन्ग बोल दिया, कर दो आपने यहाँ पे N2O5 लिए तो 50 माइनस एक्स किया आपने, तो देखो N2O5 का 2 मोल जाएगा तब NO2 कितना मिलेगा 4 मोल, अगर 1 मोल जाएगा N2O5 का तो वो कितना मिलेगा आपको 2 मोल, आप x मोल लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा 2x, तो NO2 कितना लिखेंगे 2x और O2 लिखेंगे x/2, लिखा आपने। अब सबको ऐड करके कर दो 87.5, इससे x का वैल्यू पहले फाइंड कर लो, इसके x वैल्यू से क्या पता चलेगा वो बता रहा हूँ, पहले x का वैल्यू फाइंड करो आप। x का वैल्यू मिलेगा आपको 12 पॉइंट, देखो मिल रहा है कितना 12.5 मिल रहा है कि नहीं, इक्वेशन जब ले रहे हो तो N2O5 आपने 2 मोल लिया तो कितना मोल आपका 4, तो 1 मोल लेंगे तो कितना बनेगा 2, x मोल लेंगे तो कितना बनेगा 2x। आई बात समझ में, तो x कितना रहा 12 पॉइंट, x कितना रहा, x का वैल्यू कितना रहा है बता दो 25, 25 आ गया,
आप बता दो 50 लेके स्टार्ट किया आपने और 25 हो गया, इसका मतलब 50 मिनट हाफ लाइफ ही दिखा रहा है ना। एक्स का वैल्यू कितना है आपको, तो 50 माइनस 25 करेंगे तो 25 बचेगा। तो प्रेशर आपका पहले था 50, अब 50 से 25 हो गया, इसका मतलब 50 मिनट हाफ लाइफ है आपका। हाफ लाइफ का क्या पता हो गया ना ये। आपको बोल रहा है कि एक हाफ लाइफ जब गई तब 50 मिनट से आपका प्रेशर कितना हो जाएगा। देखो एक हाफ लाइफ में 50 मिनट में आपका 50 से 25 हो गया, तो नेक्स्ट हाफ लाइफ में 55 से कितना हो जाएगा, फिर 25 से कितना हो जाएगा 12.5। तो आप सोच लो प्रेशर कितना होगा आगे। अरे लॉजिकली लगाओ ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बनाओ। आप ये बता दो कि 50 मिनट्स में कितना हो गया प्रेशर उसका। 50 मिनट में 50 से आप 25 पे आ गए, तो फर्दर 50 मिनट में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25/2 हो जाएगा, मतलब 12.5 हो जाएगा। आप एक काम करो, आपका स्टार्टिंग का प्रेशर कितना था, आपका 50 मिनट के बाद प्रेशर कितना हो जाएगा, 87.5। ये तो पता था। प्रेशर आपको पता है वहां पे कितना है सबका। एक्स का वैल्यू निकाला आपने, तो आपका 50 mmHg कौन था आपका, NO2, और O2 कितना था 25। ये तो पता चला। आपने क्या किया फिर, उसको फर्दर 50% को आपने कंबाइन करवा दिया। तो 50% फर्दर कंबाइन करेंगे तो 25 mmHg कौन आ जाएगा आपका, NO2, और फिर 12.5 कौन आ जाएगा, O2। कि नहीं आ जाएगा। लेट करने से क्यों, देखो बता रहा हूँ, देखो एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो NO2O5 का नाम सुने हो नहीं है, ये जा रहा है कि इसमें 4NO2 प्लस O2 टाइम 0 पे मैंने इसका कितना लिया 50 mmHg, T इक्वल टू टी हाफ यहाँ पे आपका है। ये जो आफ्टर देखो आफ्टर 50 मिनट्स, 50 मिनट मतलब टी हाफ पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो 50 मिनट के बाद ये कितना बचा 25 mmHg, दिख रहा है ना आपको। एक्स के टर्म में ये कितना था 2x था नहीं है, तो एक्स का वैल्यू कितना मिला आपको 25, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। ये क्या था x/2, ये 12.5 mmHg था कि नहीं ये। या आपने कैलकुलेशन करने के बाद ये कैलकुलेट करके लाया कि नहीं, अभी टोटल प्रेशर फाइंड करने जा रहा हूँ। देखो आफ्टर 100 मिनट्स जाएंगे, तो इसका मतलब 2 हाफ लाइफ चले गए आपने, तो फर्दर आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा 12.5, रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं। आप खुद से देखो, आप 2 मोल देते हो तो कितना मोल आता है 4, एक देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर ये 12.5 बचा तो 12.5 ये चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें फर्दर आपका 25 ऐड हो जाएगा। देखो फिर से सुनो, ये 25 था, 25 से 12.5 हो गया, तो इसका गया कितना, तो इसका अगर 2 जाता है तो इसका 4 आता है, तो इसका अगर 12.5 जाएगा तो उसका 25 आ जाएगा ना, उसका डबल आएगा ना उसका। तो उसमें कितना ऐड करोगे 50 प्लस 25, तो ये 75 mmHg हो गया। अब इसमें आइए, अब देखो इसका 2 जाता है तो इसका 1, तो इसका 1 जाएगा तो इसका हाफ, तो इसका अगर 12.5 जाएगा तो उसका हाफ जाएगा, वो बनेगा वो। तो उसमें आप क्या करोगे 12.5 प्लस क्या हो जाएगा 12.5/2, अब सबको ऐड कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका। टोटल प्रेशर अगर फाइंड करना आपको मिक्सर का, तो ये क्या हो जाएगा 12.5 प्लस क्या हो जाएगा 75, प्लस 12.5 प्लस क्या हो जाएगा आपका 12.5/2। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है आपका। देखो ऑप्शन है कि नहीं है आपका, सेकंड ऑप्शन है ना। इसको आप इंटीग्रेटेड पे नहीं ले जा सकते, इंटीग्रेटेड पे लेके जाएंगे तो किसके टर्म में जाएंगे, N25 के टर्म में जाएंगे। N25 के टर्म में इंटीग्रेटेड पे जाएंगे तो अल्टीमेटली वही मिलेगा आपको कि 12.5 क्या होगा बचेगा, तो फायदा क्या होगा, उसको ओरली आप कर लो ना। मेरे को पता है कि मैंने स्टार्टिंग का जो प्रेशर दिया था 50 mmHg, वहां से चला गया था 87.5 mmHg, तो वहां से मैंने ये फाइंड कर लिया कि इसका बचा कितना है।
तो मैंने देखा वहां पे कि 50 मिनट के बाद 50 mAh से ये 25 हो गया, इसका मतलब हाफ लाइफ है वो। हाफ लाइफ मेरे को मिल गया यहाँ पे कितना, 50 मिनट्स। आप 100 मिनट के बाद बोल रहा है, तो फर्दर हाफ लाइफ पे बोल रहा है ये। तो फर्दर हाफ लाइफ पे तो प्रेशर हाफ नहीं कर सकते हो आप। तो आप क्योंकि गैसेस कंपोनेंट ज्यादा उसमें फॉर्म हो रहा है, इसलिए प्रेशर तो फर्दर एक्सीड ही करेगा, रिड्यूस नहीं होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने फिर सेकेंड हाफ लाइफ पे जब जा रहे हो तो आप कितना से स्टार्ट किए, 25 से, तो आपका बचेगा कितना, फिर 12.5, तो आपका कंबाइंड डिकम्पोज कितना किया, 12.5। अब 12.5 के टर्म में आप एक्सप्रेस करो कि NO2 और O2 को सब में उसमें ऐड कर दो, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी कुछ था उसमें और उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो सबको मैंने ऐड कर दिया, टोटल प्रेशर फाइंड कर दिया। कर लेंगे, तो एक बार क्वेश्चन को देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। समझ में आ गया तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कर लेंगे। ये क्या था आपका फर्स्ट ऑर्डर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल लिखो कुछ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। रेट जब भी लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये भी फॉलो करता है क्या आपका, फर्स्ट ऑर्डर। रेट जब भी लिखेंगे आप ये, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का क्या लिखेंगे आप, 1। जितना भी रेडियोएक्टिव डिके होता है, रेडियोएक्टिव डिके जितना भी होता है सब क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो वहाँ पे आप जाते हो, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन टी आप लेते हैं कि नहीं हम लोग, या टी आप इक्वल टू क्या बोलते हैं आप बताइए, लैम्डा। इंटीग्रेटेड इक्वेशन जाएंगे तो आपने देखा होगा, आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 1/t लॉन एन नॉट अपॉन क्या होता है, एन टी। अगर रेडियोएक्टिव डिके का आपका कार्बन डेटिंग का कुछ क्वेश्चन दिया होगा, तो वहाँ पे डिके कांस्टेंट अगर देके देगा तो पकड़ लोगे ना आप, क्या है वो, के को रिप्लेस करके क्या दिया आपने, लैम्डा। बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है, तो दिखा देंगे कभी क्वेश्चन वो बैक्टीरियल ग्रोथ का। आई बात समझ में, तो ये सब समझ में आ गया कैसे कैसे करोगे प्रेशर के टर्म में। nth ऑर्डर ये सब समझ में आ गया ना आपका, एक्सपोनेंशियल रेट का समझ में आ गया। चलो आगे एग्जांपल्स याद रखो, रेडियोएक्टिविटी कैन 2 5 सब का, ये सब कॉमन रिएक्शन है जो जनरली पूछता है। यही था आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वो क्वेश्चन जो था उसका एक बता देता हूँ, वो क्वेश्चन का जो था किसका था, H2O2 बोला था ना वो, जो ऑप्शन डी बोले थे वो बता देता हूँ क्या, देखो ऑप्शन डी आने का क्या चांस है, देखो यहाँ पे इसी में था क्वेश्चन। ये देखो होता क्या मैं बता रहा हूँ, H2O2 डिकम्पोज कर रहा है O2 में और जाता है ये 2H2O प्लस क्या जाता है O2 जाता है ये रेट जब लिखते हैं हम लोग तो ये क्या लिखेंगे, हाफ डी H2O2। अगर इसको जनरलाइज करके चलेंगे हम लोग, देखो होता क्या है, ये एन ए जाएगा आपका किस में, प्रोडक्ट में जा रहा है ये, एन क्या कोफिशिएंट है वो। रेट जब लिखोगे तो के का एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे, 1। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सही है। आप क्या करेंगे, रेट जब लिखेंगे डिफरेंशियल तो ये क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे, एन क्या है। तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म जाएंगे तो ये हो जाएगा एन टी लॉन ए नॉट बाय ए टी। जब आप हाफ लाइफ जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका 0.693 अपॉन एन के। अब तो हाफ लाइफ कितना मिला था आपको, 25 मिनट, और एन कितना है यहाँ पे 2, तो 2 × 25 कितना हो जाएगा, 50।
दैट्स द ऑप्शन डी। आपने अभी तक जितना भी इंटीग्रेटेड फॉर्म लिए थे उसमें कॉफिशिएंट कितना लेके चला था आपने? 1। कॉफिशिएंट आपने n लेके नहीं चला था। n कॉफिशिएंट आएगा तो वो जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है सब में आपको n देना पड़ेगा, मतलब कॉफिशिएंट अगर 2 3 रहेगा तो वो लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने जेई मेन में और जेई एडवांस में देखा। अभी तक नीट में ये सब क्वेश्चन एनएफ पे वो कॉफिशिएंट लेके नहीं पूछा। और किसी बुक्स में भी जाओगे तो बहुत सारा बुक्स में जाओगे तो वो कुछ भी आप एक्सपोनेंट रखो, हमेशा एक ही क्वेश्चन यूज करते हैं जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जब आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिफरेंशियल से इंटीग्रेटेड लेंगे तो एन को क्यों ड्रॉप करेंगे? कॉफिशिएंट तो आना ही चाहिए, जो कि राइट है ये। आई बात समझ में? तो इसीलिए वहां पे कुछ ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? डी। आप देखो वहां पे खुद से, इसका मतलब ये टी हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन 2 के हो जाएगा ये। तो आपने हाफ लाइफ कितना लिया था? 50। तो 0.25 लिए थे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 25। ये पर मिनट आ जाएगा आपका। अब वहां से पुट करके देखो तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। आई बात समझ में? तो ये कट कर देता हूँ, प्रोसेस वही रखोगे, ये कट कर देता हूँ। लेकिन मैं 100% ये बोल रहा हूँ, आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाओगे, देखना वहाँ पे एक्सपोनेंट एसी, जैसे मैंने अभी N2O5 का डिकम्पोजिशन करवाया तो वहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया था? 2। अब वहाँ पे कोफिशिएंट 2 देके जब आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन यूज करोगे तब आपको देखना आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा होगा नीट में, आप देखना 2 बनाना आपका रॉन्ग निकल जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये। जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखता हूँ उसमें एन को लेता ही नहीं है लोग, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एन को लेना चाहिए। इसलिए नीट में जो क्वेश्चन पूछता है ना उसमें एन को आप ड्रॉप ही करके रखना। ये जेईई मेन का क्वेश्चन था, मैंने जो दिखाया था ये। राइट, अगर कॉफिशिएंट अगर अदर देन 1 रहेगा तो कॉफिशिएंट को इंक्लूड करेंगे हम लोग। अगर फाइट करना होगा आपको तो फाइट करना, नहीं फाइट करना होगा तो सीधा एन को हटा के चलना। ठीक। अभी तक एक काम करो, अभी तक जितना भी मैंने रिएक्शन करवाया उसमें N2O5 का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं दिया। जनरली AB2 का डिकम्पोजिशन दिया था, ये फर्स्ट ऑर्डर दिया था। तो जनरली क्वेश्चन जो देगा इक्वेशन के थ्रू नहीं देता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर इक्वेशन के थ्रू देगा और कॉफिशिएंट 1 रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कॉफिशिएंट अगर 1 नहीं रहेगा 2 रहेगा, अगर कॉफिशिएंट आप कंसीडर करोगे और कॉफिशिएंट अगर कंसीडर नहीं करोगे तो 2 ऑप्शन आएगा, तो एक को एलिमिनेट करके रखेगा, दोनों को एक साथ नहीं देगा। आई बात समझ में? सिर्फ पकड़ लोगे, कर लेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। कर लेंगे। चलो यही था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया, वो डिटेल में पढ़ा दिए। अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, और भी करना होगा तो और भी पढ़ा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? आप ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद पढ़ा देते हैं थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन का काइनेटिक्स। काइनेटिक्स उसका उतना नीड के लिए नहीं है लेकिन थोड़ा पढ़ा देंगे आपको। और उसका बाद एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बचा हुआ है, तो एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर का देंगे। एक एनथ हाफ लाइफ का हाफ लाइफ दिखाएंगे। उसका चले जाएंगे कहाँ पे? आगे का टॉपिक। ब्रेक दे देते हैं। देखो आगे टॉपिक। देखो काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं पूछता इसमें, एक क्वेश्चन बता देते हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना इसमें। देखो एक इसमें जा रहा है, ये बी प्रोडक्ट M0 पे कितना लिया था आपने? ए नॉट इसका क्या था? एट M-T पे कितना हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? के का एक्सपोनेंट, एक एक्सपोनेंट क्या लेंगे? 2। ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन।
बताओ कैसा हो। ड्रैगन कर लोगे? अब आइए इंटीग्रल फॉर्म पे आइए। डी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू के डी टी। लिमिट्स ले लो ए नॉट और ए टी का, लिमिट को इंटरचेंज नहीं करना। जीरो और टी का 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए लिमिट चेंज नहीं करना। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? ए नॉट। ये क्या होगा? ए टी इक्वल टू क्या होगा? के टी। ए टी -1 क्या हो जाएगा? ए नॉट। कर लोगे खुद से? हाफ लाइफ देखो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लॉट लोगे, देखो किसके बीच में 1/80 वर्सेस टी के बीच में प्लॉट लोगे, कुछ ऐसा आएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/a0। चेक कर लो इंटरसेप्ट। आप ले बताइए। हाफ लाइफ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? टी हाफ पे 1/k, ये a0/2 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? a0। जब हाफ लाइफ लोगे तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो 80 को रिप्लेस कर दोगे a0/2 से। जब ये लेंगे तो आपका रिलेशन देखो क्या हो जाएगा। a0 हो गई है 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1 हो गई है। देखो तो हाफ लाइफ रेसिप्रोकल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये किसका था? हाफ लाइफ वर्सेस a0 के बीच में प्लॉट लेंगे। ऐसा होगा। हाफ लाइफ वर्सेस a0 के बीच में प्लॉट लेंगे तो क्या होगा बता दो। पी रेसिप्रोकल टू क्या होता था? वी होता था बॉयल्स लॉ, तो पीवी वर्सेस ग्राफ लेते थे, पी वर्सेस 1/v का ग्राफ लेते थे, वैसे ही ग्राफ पर आपका। हाफ लाइफ रेसिप्रोकल, अगर मान लो कि कंसंट्रेशन आपने डबल किया, हाफ लाइफ पर रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन आपने डबल किया, हाफ लाइफ बिकम डबल। जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन आपने डबल किया, हाफ लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। कर लेंगे। देखो हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर काइनेटिक्स जब जाएंगे इस तरह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो क्या हो जाएगा। a0 1 - n
अब देखो तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तो वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे। आप बताइए, एन का वैल्यू 0 लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन का वैल्यू 1 लेंगे इंडिपेंडेंट, एन का वैल्यू हाफ लेंगे, ये 2 लेंगे रेसिप्रोकल। आ रहा है सबका, तो किसी भी हाफ लाइफ किसी भी ऑर्डर के लिए फाइंड कर लोगे। हाउ द टी हाफ लाइफ रिलेटेड टू इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस एन। इसको डिराइव भी कर सकते हो आप, इसको ड्राइव कर सकते हो आप, देखो कर देंगे आगे, कहीं पूछेगा नहीं आपसे, इतना ही का याद रखो ना। क्या करेंगे देखो, इससे पहले जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़े थे ना, वहां पे 0 टाइम से टी हाफ का क्या लेंगे, लिमिट ले लेंगे। कंसंट्रेशन जो 80 लेते थे, ए नॉट लेते थे, तो 80 को ए नॉट बाय हाफ कर देंगे, 80 ए नॉट रखेंगे, इंटीग्रेट करोगे अपने आप ये इक्वेशन आ जाएगा। कर लेंगे, तो वो अनंत के लिए है ये। नेक्स्ट लिखो, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वहीं पे लिख देना चाहिए था, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो क्या होता है, एक ए जा रहा आपका बी में, T1 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर मैंने देखा, T2 टाइम पे इसका C2 मोल पर लीटर देखा। मैंने कितना टाइम पे स्टडी किया, 0 टाइम से मैंने स्टार्ट नहीं किया, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, T टाइम से। 2 टाइम इंटरवल पे वर्क करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के डी टी। क्या करेंगे देखो, C1 ले लेंगे, C2 ले लेंगे, 0 T1 ले लेंगे और क्या लेंगे ये T2। देखो ये लिमिट लेके वर्क करेंगे ना, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी ए अपॉन ए, ये C2, ये क्या हो जाएगा C1, ये के टी टी, T1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T2। आप खुद से सोचो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, T2 माइनस T1 आ जाएगा कि नहीं, लॉन C1/C2 आ जाएगा कि नहीं। बताओ कंसंट्रेशन रेशियो रेट रेशियो सेम होगा कि नहीं। देखो ये एक क्वेश्चन कैसे समझ में आ गया आपको, मान लो कि आप रिएक्शन पे स्टडी करने जाओगे, बोलेगा कि 10 मिनट में 10 सेकंड में आपने देखा ये रेट था, 20 मिनट के बाद ये रेट हो गया, तो टाइम इंटरवल कितना था आपने वर्क किया, 10 और 20, मतलब कि डिफरेंस कितना होगा 10, तो ये T2 माइनस T1 है। इससे पहले आपने कहाँ से लिए स्टार्ट किया था, 0 से, इसलिए 0 से लेके टी टाइम पे बने गया। अभी कहाँ से जा रहा हूँ, T1 T2 के बीच में मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए लिमिट ले लिया T1 T2 का। आई बात समझ में। सिमिलरली क्या होगा, हाफ लाइफ पे जाओगे तो हाफ लाइफ पे क्या करेंगे, इसको अगर मान लो कि इसको अगर ए नॉट लेंगे, हाफ लाइफ पे इसको ए नॉट बाई क्या करेंगे 2 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे तो इसको टी हाफ कर देंगे, तो वहां से टी हाफ का इक्वेशन आ जाता है। तो सबके लिए आपके पास ऑप्शन होता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन, अगर आप इंटीग्रेशन जानते हो तो कर लो, वहाँ पे अपने आप आ जाएगा सारा इक्वेशन। लेकिन उतना डिटेल नहीं पढ़ना आपको, ये याद रखना कि जब 2 टाइम इंटरवल पे होगा, तो इसमें क्या होगा देखो, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, बताओ तो रेट रेशियो इक्वल टू कंसंट्रेशन रेशियो नहीं हो जाएगा, इक्वल टू C1/C2 नहीं हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि इक्वेशन जो लिए थे उसमें इस इक्वेशन को k इक्वल टू 1/T2 माइनस T1 अगर कर देंगे तो ln R1/R2 कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। रेट किस में होता, यूनिट क्या होता, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आपको देगा 0, आप देखोगे नीट का 2018 का क्वेश्चन, देखोगे नीट का 2018 का क्वेश्चन जेईई में रिसेंट ईयर में पूछा था ये, कि उसमें देखोगे कि इनिशियल रेट दिया था 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड 10 सेकंड में, 20 सेकंड में देखा गया तो वहाँ पे 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब फिर पूछ रहा था वहाँ पे कि टाइम बताओ, ये आपका रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ बताओ क्या होगा, हाफ लाइफ नहीं फाइंड कर सकते थे,
T1 आपका कितना दिया था 10 सेकेंड, T2 कितना दिया था 20, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 10। आप 2 टाइम इंटरवल पे आपने स्टडी किया था, यहाँ पे क्वेश्चन दे कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लो आप, ये हेडिंग दे दो यहाँ पे। When initial concentration of the reactant is not given, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अगर नहीं देगा, बट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल आपको दिया रहेगा, तो फिर ये क्वेश्चन यूज कर लेना। क्योंकि इससे पहले जितना भी आपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिया उसमें आपने टाइम 0 से स्टार्ट किया था, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया था, लेकिन आप इनिशियल कंसंट्रेशन अगर नहीं देगा, अब वहाँ पे इंटीग्रेटेड इक्वेशन आप करोगे तो आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना वहाँ पे इक्वेशन यूज कर लेना। कर लेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए भी कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए कर सकते हो, कर लेंगे। तो देखना वहाँ पे नीट 2028 का देखना, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक दिया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। लिखो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो होता क्या इसका थ्योरी बता, तो देखो एक एलिमेंट्री रिएक्शन पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स पे नहीं। एलिमेंट्री पे रिएक्शन पे वर्क करें, मान लो कि ए बी से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो ये रेट जो लेंगे टाइम 0 पे मैंने इसका कंसंट्रेशन लिया, देखो 0.1 मोलर, इसका ले लिया मैंने 10 मोलर। बताओ बी के रिस्पेक्ट में ए तो बहुत स्मॉल है ना, अभी तो बहुत हाई है, ये 0। एट टाइम टी पे जाएंगे तो 0.1 में से कुछ चला जाएगा, इवन रिएक्शन कंप्लीट भी कर दोगे तो ये 9.9 मोल्स इसका बचा ही रहेगा। मतलब देखो प्रैक्टिकली बी का कंसंट्रेशन पे ज्यादा चेंज आप नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकली बी क्या होगा आपका, अनचेंज होगा। सिग्निफिकेंटली जो चेंज देखेंगे वो किस में देखेंगे, ए में। तो यहाँ पे काइनेटिक्स जो स्टडी करने जाओगे तो विद रिस्पेक्ट टू ए ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कंपेयर टू बी, क्योंकि बी का कंसंट्रेशन आपने एक्सेस ले लिया। आई बात समझ में? मतलब ये होगा कि अगर टाइम टी पे जाएंगे तो 0.1 माइनस क्या करेंगे एक्स, ये 10 माइनस क्या करेंगे एक्स, ये एक्स आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 10 मोलर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेरी लार्ज है ना ये। अब ये बता दो कि अगर रेट मैंने लिया तो रेट कंसंट्रेशन क्या लेंगे, रेट ऑर्डर लिया मैंने के, देखो खुद से देखो, और कंसंट्रेशन ऑफ ए लिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी लिए, कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। के का यूनिट क्या होगा, K2 का यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर कर रहा है ये। अगर मान लो कि आपने K2 को K कर दिया इंटू A कर दिया, मतलब किसको कांस्टेंट कर दिया, B को, तो K2 इक्वल टू K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, K2 इंटू B। अब तो बेटा K2 का यूनिट क्या था, लीटर पर मोल पर सेकंड। अब B का यूनिट क्या होगा कंसंट्रेशन का, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो इसका यूनिट क्या हो गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसीलिए बोला था सीडो फर्स्ट ऑर्डर। आई बात समझ में? आपने क्या क्या देखो यहाँ पे, एक कंपोनेंट को आपने एक्सेस लार्ज ले लिया, बहुत लार्ज अमाउंट लिए,
तो डेफिनेटली वहां पे उसका कंसंट्रेशन को मैंने क्या किया, कांस्टेंट किए। जब यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यू हैव टू फॉलो द काइनेटिक्स, यू हैव टू फॉलो द काइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, बट ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, but due to presence of the one of the component in excess amount, you have to follow the first order kinetics. That's why this reaction is called pseudo first order. आई बात समझ में? क्योंकि ये कंपोनेंट आपने क्या किया, एक्सेस, तो हमेशा देखना प्रेशर के टर्म में या कंसंट्रेशन के टर्म में देगा। एक के रिस्पेक्ट दूसरा का देखना कि एक्सेप्शनली बहुत लार्ज प्रेशर होगा, एक्सेप्शनली बहुत हाई कंसंट्रेशन होगा। आप समझ लें रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसको आप क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट कर देंगे, और उसका कांस्टेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाइड्रोलाइसिस जब करोगे तो वाटर इन्वॉल्व होगा, ईस्टर का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर इन्वॉल्व होगा, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो बहुत एक्सेस होता है, उसका कंसंट्रेशन आपने इक्विलिब्रियम में क्या लिया था, 1 यूनिट लिया था। 1 यूनिट का मतलब क्या था, प्रैक्टिकली उसके कंसंट्रेशन को क्या किया था आपने, कांस्टेंट कर दिया। तो सेम थिंग्स यहाँ पे होगा आपका, वाटर में हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका, ईस्टर का, वाटर आपका एक्सेस रहेगा, ईस्टर क्या लिमिटेड। आप काइनेटिक्स स्टडी करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में, ईस्टर के रिस्पेक्ट में, किसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, वाटर को, इसीलिए उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं हम लोग। कर लेंगे। वैसे भी देखो, आप यूनिट से देखो तो इसका K2 आपने सेकंड ऑर्डर लिया था तो इसका यूनिट क्या था, ये 1 है तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर है, तो यूनिट ये आया था रेट कांस्टेंट का। अब मैंने क्या किया, बी को एक्सेस ले लिया, तो के एक पर मैंने काइनेटिक्स स्टडी किया, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, के इक्वल टू क्या होगा, K2 इंटू बी। K2 का यूनिट क्या था, लीटर पर मोल पर सेकेंड, अब बी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए मोल पर लीटर, बी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, तो देखो ये लीटर पर मोल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, पर सेकेंड। मतलब इसका यूनिट क्या मिल रहा है आपको, इसका यूनिट क्या मिल रहा है, देखो इसका यूनिट मिलेगा आपको पर सेकेंड। तो पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, रेट कांस्टेंट का, फर्स्ट ऑर्डर का। तो देखो आपने देखा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। कर लेंगे। मतलब यहाँ पे रेट जब स्टडी करने जाओगे तो आप डी देखो, ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ए। मतलब किसको आपने साइड करके रखा, डी को। gives the result of first order kinetics, क्यों, in the presence of large excess amount, one component। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, तो मैंने बोला आपको कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गिव द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट में से अगर एक कंपोनेंट का लार्ज एक्सेस होगा तो किसका रिजल्ट आएगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर का। तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। कर लेंगे। अब देखो एक एग्जांपल आपको बताते हैं, देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, बेसिक नहीं, बेसिक सेकंड ऑर्डर होता है। आपको बोलेगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर तो बोलना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, बेसिक हाइड्रोलाइसिस बोलेगा तो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता वो। जैसे हम लोग CH3 लिए और C2H5 लिए, इथाइल एसीटेट लिए मैंने, और वाटर लेंगे, बताओ एक्सेस कौन होगा, वाटर। एसिड के प्रेजेंस में होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस के लिए हम लोग कुछ ना कुछ फ्यू ड्रॉप किसका देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का, एसिड कैटलिस्ट होता है यहाँ पे। तो बेसिक मीडियम में ही हाइड्रोलाइसिस होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। बेसिक हाइड्रोलाइसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, सैपोनिफिकेशन। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बेसिक दोनों होता है आपका, तो क्या बनेगा यहाँ पे, एसीटेट बनेगा, और क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। रेट देखो ये एक्सेस है आपका, तो रेट किस पे डिपेंड होगा, आप के इक्वल टू क्या हो जाएगा,
K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है 55.55 जानते हो। तो ये क्या था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। बेसिक अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस सेकंड ऑर्डर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट ऑर्डर। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज क्या होता है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ भी वाटर क्या होगा एनसीईआरटी के एग्जांपल से याद रखना पूछता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, कभी आपका कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। कैलकुलेशन पूछेगा तो क्वेश्चन जो के लिए थे ना K1 K2 के साथ में उसके टर्म में जाके जाना, उसके बाद काइनेटिक्स आता। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में, ये एक्सेस होता क्या बनता है क्या बनता ग्लैक्टोज या फ्रुक्टोज। क्या बात करते चेंज हो गया सिलेबस तो पहले ही देता तो ग्लूकोज, अब आ गया ग्लैक्टोज पे। सुक्रोज को जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज अब बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज अब बीटा डी फ्रुक्टोज। Equimolar mixture of alpha D glucose और बीटा डी फ्रुक्टोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर, इसीलिए सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है। सुक्रोज होता है क्रिस्टल फॉर्म में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सॉल्यूशन में हो जाता है लिबो रोटेटरी। आई बात समझ में। तो लिखो यहाँ पे सुक्रोज से क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लूकोज और क्या आएगा आपका फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज होता है अल्फा डी, ये होता है बीटा डी। ये अल्फा बीटा शब्द होता है ना एनोमर्स होता है, एपीमर्स नहीं होता। बायोमोलिक्यूल्स रखा हुआ अभी सिलेबस है। अब यहाँ से के जाओगे ना के, तो वो हो जाएगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आपसे पूछेगा इसका यूनिट क्या होगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है जिसका यूनिट पर सेकंड बोलना, इसका यूनिट जाएंगे तो किसका यूनिट होगा सेकंड ऑर्डर का। कर लेंगे, यही था आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेको फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। देखो टॉल्यूइन को जब नाइट्रेशन करते हैं, टॉल्यूइन का नाम सुनो ना, एनिसोल का नाम सुनो ना, फेनॉल का नाम सुने होंगे। तो जब लोग नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स आता है। पैरा डेरिवेटिव को मेजर बोल देते हैं, ऑर्थो को क्या बोलते हैं माइनर। वो पैरेलल रिएक्शन होता है। वो पैरेलल रिएक्शन क्या होता है सुनो, पैरेलल रिएक्शन क्या होता है कि एक ही सेट ऑफ रिएक्टेंट्स होगा, you have to take the same set of reactant that will give the two different product with the different rate। एक ही सेट ऑफ रिएक्टेंट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा डिफरेंट रेट से। आप जब जाते हो ये तो ए अगर मान लो बी प्लस सी दे दिया तो ये पैरेलल रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन बी होगा वही रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका होगा सी का, तो वो पैरेलल रिएक्शन नहीं है। अगर मान लो कि आपने 1 मोल ए लिया तो आपको पता है कि 1 मोल ए अगर कंप्लीटली कंज्यूम करेंगे तो 1 मोल बी बनेगा, 1 मोल क्या बनेगा सी। ये पैरेलल रिएक्शन नहीं है। पैरेलल रिएक्शन का मतलब होता है ये कि अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो दोनों मिलके बनेगा 1 मोल। अगर ये 0.8 मोल आ गया 0.2 मोल हो गया तो इसको बोलते हैं मेजर, बोलते हैं ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं माइनर, वो पैरेलल रिएक्शन है। अगर मान लो कि वो पैरेलल रिएक्शन नहीं होता तो मेजर माइनर का कंसेप्ट ही नहीं होता आपका। ओवर यील्ड देखा जाता है कि आपने जितना रिएक्टेंट लिया उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितना, मान लो कि 10 मोल आपने रिएक्टेंट लिया, 10 मोल में से मान लो कि 6 मोल किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बन रहा है, आप 4 मोल किसी एक दूसरा का बन रहा है, दोनों ऐड करके आपका 10 मोल्स आ रहा है, तो वो होता है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल का मतलब होता है दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है लेकिन दोनों रेट क्या होगा आपका
डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा, दो रिएक्शन ही, एक ही रिएक्शन है जो बी भी बना रहा है सी भी बना रहा है, दोनों सेम रेट से बना रहा है, ये पैरेलल रिएक्शन नहीं है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लो कि आपने देखो ये K1 होगा, ये K2 होगा, K1 K2 का वैल्यू दे देगा, फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए पर सेकेंड यूनिट देगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या यूनिट देगा, पर सेकेंड, ये देगा आपका पर सेकेंड। लेट कर लो आप ये कि K2 इज ग्रेटर देन K1 ग्रेटर देन K2, K1 ग्रेटर देन K2, इसका मतलब हुआ कि जिस रेट से B बनेगा उससे स्लो रेट से कौन बनेगा, C, तो ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा आपका माइनर, इसी को बोलते हैं हम लोग KCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। एक क्या होता है देखो, जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन बनाते हो ना, देखो लिखना नहीं, देखो आप क्या करते हो, देखो ये अल्कोहल होता है, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 देके क्या करते हो आप, हीट करते हो तो एल्कीन बनता है डिहाइड्रेशन से, तो आप ये प्रोडक्ट बनाते हो और ये प्रोडक्ट बनाते हो, आप इसको बोलते हो मेजर, इसको बोलते हो माइनर। तो ये मेजर माइनर आपका किसके बेसिस पे, स्टेबिलिटी पे बेस पे, क्योंकि आप बोलते हो कि इसको ज्यादा स्टेबल, इसको लेस स्टेबल, ये थ्योरी ले तो आप हाइपर कंजुगेशन पे, हाइपर कंजुगेशन पे एल्कीन का स्टेबिलिटी होता है, बताएंगे ऑर्गेनिक में। ये जो मेजर माइनर बोलने का आपका टेक्निक, ये जो बोलने का रीजन है, ये आप बोलते हो स्टेबिलिटी के बेसिस पे, मतलब प्रोडक्ट बनेगा, आप प्रोडक्ट बनने के बाद आपके पास चॉइस है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होगा, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होगा, ये चॉइस है आपके पास, तो उसको बोलते हैं हम लोग TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे रेट पे डिपेंड होता है, उस पर स्टेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं होता, एक ज्यादा रेट से फॉर्म होगा, एक स्लो रेट से फॉर्म होगा, तो उसको बोलते हैं KCP, उसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये जो होता है मेजर माइनर जो होता है ऑर्गेनिक में, दोनों होता है, कहीं पे TCP कहीं पे KCP, तो वो सब उतना नहीं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, TCP KCP कहीं देखोगे तो कि क्या होता है, तो ये देखो लिखना नहीं है सब है, आप डिसाइड करके बता दूंगा इसमें। तो यहाँ पे देखो कि आपने ए बनाया, ये ए से क्या बनाया आपने, बी और सी, इसका जो नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, सी। लेकिन जब आपने ए को बी में गया था प्लस सी गया था, तो इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, आपने प्लस नहीं किया था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, क्योंकि आप खुद से सोचो, अगर यहाँ पे एक वाटर बोतल है, अगर मान लो कि यहाँ पे एक मैंने होल क्रिएट किया, एक यहाँ पे होल क्रिएट करेंगे, दोनों साइड किए, और यहाँ पे वाटर आप दोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसमें मान लो कि सेम साइज का होल क्रिएट करोगे, तो इसमें वाटर फ्लो जिस रेट से होगा उससे ज्यादा रेट से इस पे फ्लो होगा। कुछ देर के बाद होल को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, नेट कितना यहाँ पे वाटर फ्लो आपका, हॉट वाटर चला गया, वो तो दोनों वॉल्यूम को ऐड करके बोलोगे ना, आई बात समझ में। तो इसीलिए पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, वो हमेशा रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा प्रोडक्ट का, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगा रिएक्टेंट का, वो जितना भी प्रोडक्ट होगा सबका रेट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, पैरेलल रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा देखो, कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सी होगा। अब बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को K इंटू ए बोल सकते हैं ना, K1 इंटू ए बोल सकते हैं ना, इसको K2 इंटू ए बोल सकते हैं ना, बताइए तो क्या होगा, K इक्वल टू K1 प्लस K2 आ गया। आप एक काम करो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या बोलोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बोलोगे ना, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए, क्योंकि K1 रेट कांस्टेंट है ना उसका, अब वो तो ए के टर्म में आएगा ना आपका डिफरेंशियल फॉर्म। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बोलोगे तो dc अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखोगे, K2 इंटू ए लिखोगे कि नहीं आप, ये तो कॉमन हो गया सब में, तो आपका क्या हो जाएगा देखो, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। अब इंटीग्रेटेड फॉर्म लाएंगे
तो ये 1/k इक्वल टू क्या होगा 1/t ln a नॉट अपॉन क्या होगा at, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। आप बता दो k क्या हो गया यहाँ पे k1 प्लस k2। आई बात समझ में। अब देखो क्या था यहाँ पे amount of b at time t upon amount of c at time t इक्वल टू क्या होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। क्या अमाउंट होगा तो रेट पे डिपेंड करेगा ना आपका। इक्वल टू क्या होगा बताओ k1 इंटू ए अपॉन k2 इंटू ए होगा कि नहीं। ए कैंसिल हो गया तो k1 अपॉन क्या हो जाएगा k2। बताओ k1 ग्रेटर देन k2 तो कौन ज्यादा होगा b। आई बात समझ में। देखो परसेंट यील्ड ऑफ बी k1 अपॉन क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू 100। अब बोलोगे कैसे आया k1 इंटू ए क्या होगा कितना अमाउंट बी का होगा k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू ए वो क्या होगा टोटल अमाउंट बी और सी का। तो वही तो परसेंट यील्ड होगा आपका। आई बात समझ में। ए कॉमन था इसलिए हटा दिया उसको। परसेंट यील्ड कितना हो जाएगा परसेंट यील्ड आपका होगा सी का तो क्या लिखेंगे आप k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू जब पैकेज बनाओगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा कि परसेंट यील्ड बताओ क्या होगा तो नहीं बता पाओगे। समझ में परसेंट यील्ड कैसे होगा। और देखो एक और बताते हैं इसका। ये जा रहा था आपका बी और सी में। देखो k1 और k2 दिया आपका k1 k2 का रेशियो दिया आपका 2/1। तो बताओ तो परसेंटेज ऑफ के परसेंटेज ऑफ बी यील्ड कितना हो जाएगा। 2:1 है k1 अपॉन k2 कितना हो जाएगा बताइए। आई बात समझ में। k1 हो गई है k1 प्लस k2 इंटू क्या करेंगे 100। k1 k2 का रेशियो दिया है आपका देखे टर्म में देखे एलिमिनेट कर दो अपने आप आ जाएगा। कर लोगे। दूसरा एक क्वेश्चन क्या देगा आपको कभी कभी देखो ये a जा रहा है आपका b और c में तो ये 2b दे देगा और c दे देगा। देखो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम t इक्वल टू क्या होगा 2k1 अपॉन k2। क्यों होगा बताओ। रेट जो होगा ना dv अपॉन dt इक्वल टू k1 इंटू ए। तो बताओ तो dv बाई dt इक्वल टू 2k1a ये ना रेट ऑफ फॉर्मेशन है बी का। यहाँ पे क्या था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी तो 2 रहेगा ना वहां पे। आई बात समझ में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 2k1a अपॉन k2a क्या रेशियो आ रहा है 2k1 अपॉन k2 आ रहा है ना आपका। तो कोफिशिएंट देखना तो समझ में आ जाएगा ना कैसे करेंगे। ये कुछ पैरेलल रिएक्शन का था और आपका देखना है यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं जो आपका पैकेज में क्वेश्चन दिया था। देखो क्या था ये रिएक्शन था क्या ये
टॉल्वीन। अब इस पे क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रेशन करते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड SNO3 से या कंसंट्रेटेड H2SO4 से, दो प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे, एक K1 रेट से एक K2 रेट से। पारा नाइट्रोटॉल्वीन क्या होता है, मेजर होता है, क्योंकि स्टेरिक इंडेंस कम है वहाँ पे, ज़्यादा रेट से बनेगा वो। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या होता है, स्टेरिक इंडेंस आता है ऑर्थोनाइट्रोटॉल्वीन में, इसीलिए क्या होता है ये माइनर। अगर ये 1 बनेगा ये 2 बनेगा, तो परसेंटेज यील्ड अगर देखना है आपको किसका, परसेंटेज यील्ड ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। नहीं कर लेंगे। ये था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स किसका, पैरेलल का। If you measure minor based on the stability of the product, then TCP. A measure minor based on the kinetics, rate of formation of product, then KCP. लिखना है ये सब या नहीं लिखना? ऑर्गेनिक में जब पढ़ाते तो वहां पे बताते KCP TCP है ये सब, तो लिख नोट करके लिख लो। कहीं पे दिया रहेगा ना तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए थोड़ा लिख देता हूँ। बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ज्यादा रेट से होगा तो क्या हो जाएगा, मेजर। जैसे मान लो कि जैसे आपने अभी टॉल्यूइन लिया था, इस पर आपने नाइट्रेशन करवाया था, NO2 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, पढ़ा होगा आपने, नाइट्रेशन करवाते थे क्या आता है, NO2 आता है कि नहीं आपका, K1 रहेगा और ये क्या होगा K2, एक प्रोडक्ट आएगा आपका कौन, ऑर्थो या पैरा, एक दूसरा क्या आ जाएगा आपका, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग होता, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ये, और यहाँ पे K1 ग्रेटर देन K2 हो गया, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। पैरा डेरिवेटिव, पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो आइसोमर, सर तो पोजीशन आइसोमर से नहीं है। तो बताइए क्या काइनेटिकली कंट्रोल या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल? आपने रेट के अकॉर्डिंग बोला कि मेजर माइनर होगा, आपने स्टेबिलिटी को कंट्रोल नहीं बनाया। एक होता TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो होगा बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक स्टडी स्टेबिलिटी। अगर मेजर प्रोडक्ट बोलोगे बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अगर बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इफ योर मेजर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी तो उसको क्या बोलेंगे आप, TCP। और रेट के अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, KCP। जैसे देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, OH लेके S प्लस देके क्या करते हो, एलिमिनेशन करवाते हो, 1 बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं 2, तो देखो ये 1 लिए ये 2 लिए, स्टेबिलिटी जाएंगे आप, ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे थोड़ा, अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा याद होगा आपको।
सेट जब बोलता है मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन्स क्या होता है, मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी 2 1 का ज्यादा होगा 2 से, 1 इज क्या होगा, 1 इज ए मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट। तो आपने जितना भी ऑर्गेनिक में एलिमिनेशन रिएक्शन देखा होगा, आपने E1 E2 जितना भी देखा आपने, या सब्स्टिट्यूशन नहीं, E1 देखा होगा आपने, E2 देखा होगा, डिहाइड्रेशन आपने देखा होगा, अल्कोहल टू एल्कीन, आपने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देखा होगा, अल्काइल हैलाइड टू एल्कीन, सेटजेफ रूल आपने कहीं पे देखा होगा, आपने कभी हॉफमैन देखा होगा। तो ये सेटजेफ जितना भी रूल देखते हो आप, ये सब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बेसिस पे होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टीसीपी। हॉफमैन जो जाओगे आगे बताएंगे, हॉफमैन वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग केसीपी। Your selection, your choice according to stability, then TCP. Your choice of selection of measure according to rate of formation of product, that is your KCP। तो जितना भी ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव जितना भी आप बोलते हो सब आपका KCP रहता है, TCP नहीं रहता। वो है बात समझ में। जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ते हैं आप लोग, मैक्सिमम आप जो आप नेट्रेशन करते हैं, हम लोग फ्रेडल का पेसाइलेशन करवाते हैं, फ्रेडल का अल्काइलेशन करवाते हैं, हम लोग सल्फोनेशन करवाते हैं, तो जो मेजर माइनर आप बोलते हो वो अकॉर्डिंग टू KCP रेट ऑफ फॉर्मेशन पे बोलते हो, कर लेंगे। तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपका ग्राउंड रहेगा, जहाँ पे बोलने के लेस इंडक्ट साइड है, यहाँ पे रेट क्या होगा, फास्ट होगा, मोर इंडक्ट साइड है तो रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो ये जितना भी कंक्लूजन होता है, ऑल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जब आप मेजर माइनर स्टेबिलिटी पे जाएंगे तो उसका मतलब होता है टीसीपी, मतलब थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। आपको बताएंगे 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन बताएंगे, 1,4 एडिशन को देखना मैं बोलूंगा टीसीपी, और 1,2 एडिशन को बोल दूंगा केसीपी, बताएंगे उसका ऑर्गेनिक में। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्या, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन बता दिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दिए, nth हाफ लाइफ का बता दिए। अब लास्ट एक क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस देखो ऑफ द रिएक्शन रेट। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट। या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट, या रेट ऑफ रिएक्शन लिख, रिएक्शन रेट पे लिखो क्या होता है। देखो एक सिंपल थ्योरी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, गर्मी ज्यादा होता है तो क्या होता है, गुस्सा आता है कि नहीं आपको, चिल्लाने लगते हो कि नहीं आप, गर्मी ज्यादा आता है तो होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है नींद आते तो स्लो हो जाते हैं कि नहीं आप, और गर्मी लगता है तो उठ के भागने लगते हो कि नहीं। मान लो आप सो रहे हो एसी या फैन के नीचे सो रहे हो, और जैसे लाइट कट गर्मी लगने लगता है, उसके बाद भागने लगते हो कि नहीं इधर उधर। तो वही होता है रिएक्शन में, क्या होता है किसी रिएक्शन को अगर लो टेम्परेचर पे करेंगे तो वो कंप्लीट होगा आपका मोर टाइम में, और उसी को अगर हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो दैट विल रिएक्शन विल कंप्लीट इन लेस टाइम। मतलब ये होता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक डजंट मैटर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, फिक्स है ये। अब मान लो कंसंट्रेशन आप तो फिक्स कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, तो कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो रेट कांस्टेंट। कौन इंक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट। आपको लास्ट में पढ़ाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे जाएंगे तो कंसंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड ऑर्डर का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं जीरो ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है, सरफेस एरिया पे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आप पाउडर चारकोल लो या मासिव एक सॉलिड फॉर्म में चारकोल लो, कंबशन करेंगे, सबसे जल्दी कंबशन किस में होगा, पाउडर चारकोल में, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये डिपेंड करता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट पे भी डिपेंड होता है रेट ऑफ रिएक्शन। कहीं पे सॉलिड फेज में कंबाइन कराओ, किसी को लिक्विड फेज में करवाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन पे भी डिपेंड होता है। बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें सन का रेडिएशन देंगे तो रिएक्शन आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा। अगर फोटोकेमिकल, अगर मान लो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन नहीं दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दोगा। ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होता, वहाँ पे रिएक्शन होता है लेकिन बहुत स्लो रेट से होता है। लेकिन उसी को फास्ट करवाने के लिए आपने क्या दिया, वहाँ पे सन का रेडिएशन का एक्सपोजर दिया, उस पर डिपेंड होता है।
टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, फिक्स है ये। रीजन क्या होता है देखो, तो जब टेम्परेचर के इम्पैक्ट देखेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, तो आप तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं करो। रेट क्या होता है, रेट आप जब फर्स्ट ऑर्डर के जाते हो तो रेट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रेट। मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट आपका इंक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन तो फिक्स है आपका, तो क्या इंक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है। तो देखो आप एक चीज याद रखना, देखो रुको, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाएगा। अब बोलोगे इफेक्टिव कॉलिजन्स क्या होता है, कॉलिजन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट, क्या होता है सुनो, रिएक्शन जब जाओगे तो रिएक्शन आप जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड्स होता तो कोई रिएक्शन के में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का आप इमेजिनेशन या कंसिडर तभी करोगे जब उसमें कॉलिजन होगा, विदाउट कॉलिजन रिएक्शन नहीं होता, विदाउट कॉलिजन रिएक्शन नहीं होता। तो एक तो माइक्रो लेवल पे वर्क कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एजम्पशन भी साइंटिस्ट का यहाँ पे बायोमोलिकुलर कॉलिजन पे ज्यादा फोकस किया। तो बोला ये कि जब आप जाओगे तो गैसेस देखो, गैस फेज में रिएक्शन करवाओ या लिक्विड फेज में करवाओ या सॉलिड फेज में करवाओ, कॉलिजन तो होना ही होना, विदाउट कॉलिजन रिएक्शन नहीं होता। कॉलिजन थ्योरी है तो काइनेटिक्स का वो भी बताएंगे आपको, एनसीईआरटी में दिया है वो थ्योरेटिकल। तो कॉलिजन के थ्रू रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन कॉलिजन के थ्रू होता है तो ऑल कॉलिजन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। 1 ml अगर मान लो कि 1 ml अगर आपका वॉल्यूम है, 1 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं बोल रहा हूँ, 1 ml अगर वॉल्यूम लेंगे, अब वहां पे गैसेस रिएक्टेंट को कंफाइन करके रिएक्शन करवाओगे, 1 सेकेंड में आपका इतना कॉलिजन्स होता है। अब सोच लो इतना कॉलिजन अगर इफेक्टिव होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर तो बल्ले बल्ले इतना डिमांड जो होता है सब एकदम, कुछ भी सब्जी मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते, कॉस्मेटिक का सामान खरीदने कुछ भी खरीदने जाते, तो जो 500 में मिल रहा है वो तो 5 रुपये में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कितना अगर प्रोडक्शन होगा तो ऐसा प्रोडक्शन नहीं होता, वो होता है क्या देखो, अब क्या होता है कि ऑल कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, कॉलिजन जब होता है वहां पे मॉलिक्यूलर कॉलिजन के थ्रू जब रिएक्शन होता है वहां पे दो टाइप का कॉलिजन होता है, एक होता है इनइफेक्टिव कॉलिजन, एक होता है इफेक्टिव कॉलिजन्स। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो उसी कॉलिजन को बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स। अब इफेक्टिव कॉलिजन्स के लिए क्या होना चाहिए, तो आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। तो कितना मिनिमम एनर्जी से होना चाहिए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब जब रिएक्शन आप करने जाओगे, प्रोडक्ट फॉर्म करने जाओगे, अगर आपका कॉलिजन इफेक्टिव होगा तभी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, बिकॉज यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट थ्रू द इफेक्टिव कॉलिजन्स। इफेक्टिव कॉलिजन्स के लिए आपके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव करने के लिए आपको एनर्जी का डिमांड होगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सुन लो, you must have the minimum energy to participate in the effective collision in order to form the product। आपके पास एनर्जी होना चाहिए, you must have, that is your threshold energy। थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए आपको डिमांड होगा, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है अभी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैच नहीं कर रहा है। वो थ्रेशोल्ड मान लो कि अगर 60 जूल है और आपके पास अगर 40 जूल है तो मतलब 20 जूल का डिमांड है आपका, वो डिमांड आपको कॉलिजन के थ्रू मिलेगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, रैंडमली कॉलिजन्स करेगा, कॉलिजन के थ्रू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होगा, उसके थ्रू उसको डिमांड फुलफिल होगा। आपका 40 था, 20 आपको चाहिए टू गेट द 60, मतलब 60 आपका क्या था, थ्रेशोल्ड, 20 क्या आ गया आपका, डिमांड, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन जितना कम होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा, क्योंकि आप खुद से सोचो डिमांड अगर कम होगा तो कॉलिजन आर मोर नंबर ऑफ कॉलिजन विल बी इफेक्टिव, और डिमांड अगर हाई कर देंगे तो लेस नंबर ऑफ कॉलिजन विल बी इफेक्टिव। आप जब देखते हो स्कूल में जब गेम प्ले होता है तो एक मान लो कि गेम जब खेलते थे, आप लॉन्ग जंप लेते हो या हाइट जंप लेते हो तो उसमें एक फिक्स करता है टीचर, पहले बोलता है कि पहले 5 मीटर का लेंगे, फिर 7 मीटर का लेंगे, ऐसे करके देते हैं। आप खुद से सोचो जैसे जैसे वो डिमांड बैरियर बढ़ते जाता है, स्टूडेंट का सिलेक्शन क्या होता है, पहले छोटा रहता, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो वही होता है रिएक्शन में, डिमांड होता है, कुछ भी रिएक्शन करवाओगे तो उसका एक डिमांड होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी नहीं होता कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो कॉलिजन के थ्रू डिमांड अपना फुलफिल करता है। तो वो डिमांड को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन जितना शॉर्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो एंजाइम जो होता है, कैटलिस्ट जो होता है, उसका काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना। तो डिमांड अगर लो करेगा
तो डिमांड लो करने से आपका रिएक्शन पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रिएक्शन पाथ चेंज होने से रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। कर लेंगे। आप देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। एक लाइन में पहले ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन दोगे एक लाइन में याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये एक्सोथर्मिक के लिए, इंडोथर्मिक के लिए, सबके लिए होता है। देखो आपने टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी इंक्रीज में भी डिक्रीज। आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या होता था, या तो इंक्रीज होता था या तो डिक्रीज होता था। वो डिपेंड होता था नेचर ऑफ रिएक्शन। आप बोलते थे कि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, डिक्रीज होता था। आप बोलते थे इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, इंक्रीज होता था। रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज होता है, चाहे एक्सोथर्मिक हो इंडोथर्मिक हो, ऐसा कोई नहीं होता। देखो मैंने कुछ लिखा है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक नहीं, सबके लिए होता। तो साइंटिस्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, पर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर या पर 10 केल्विन से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल या ट्रिपल हो जाएगा। मैक्सिमम होगा 3 टाइम्स, मिनिमम कितना होगा 2 टाइम, एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए। तो उसी को बोलते हो, उस रेशियो को बोलते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप रेट कांस्टेंट का रेशियो लोगे, दैट रेट कांस्टेंट रेशियो डिफर बाय द 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो रेशियो हमेशा आता है 2 और 3, मैक्सिमम क्या होता है 2। अब मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे अगर ये डबल हो जाएगा, अगर किसी रिएक्शन को प्रोसीड करोगे 30 पे और उसी को 60 पे अगर प्रोसीड करोगे तो 30 से 40 होगा तो डबल, 40 से 50 फिर डबल हो जाएगा, आप 50 से 60 फिर डबल हो जाएगा, मतलब ओवरऑल रेट कितना होगा 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है ये सब। तो लिखो यहाँ पे एक चीज थ्योरी बताएंगे, देखो क्या। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आपको मैक्सवेल के इक्वेशन बताए थे ना, मैक्सवेल के इक्वेशन, ये ग्राफ स्टेट ऑफ मैटर में हटा दिया, लेकिन मैक्सवेल के इक्वेशन बताए थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड बताए थे ना विद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। आपने देखा था ना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद हायर स्पीड क्या होता था, इंक्रीज होता था ना। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज ही होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस पे केल्विन पे सेम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, डबल ऑफ इनिशियल रेट। सबसे ज्यादा होगा आपका डबल। तो ये होता है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होता है, ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट द T + 10 अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट T। डिग्री सेल्सियस बोलो केल्विन पे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर मान लो 25 पे होगा, ये कितना पे होना चाहिए 35 पे। अगर ये 45 केल्विन 45 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो कितना पे होना चाहिए 55 पे। ये जो डिफरेंस होता है ये हमेशा रेशियो होता है 2 और 3, इसी को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। अगर आपसे बोलेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट तो सीधा बोलोगे रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर दैट डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इससे एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है आपका, क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें देखो क्या कि फाइनल रेट जो होगा इनिशियल रेट से कितना इंक्रीज होगा, तो T2 - T1 अपॉन 10 कर देना। देखो जनरली टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा ये क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, मैक्सिमम तो ये 2 बोलेगा। अगर मान लो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 बोल दिया आपको, टेम्परेचर आप क्या करेंगे, मान लो कि आपने 50 डिग्री सेल्सियस से आपने 90 पे चले गए,
तो बताओ T2 कितना हो जाएगा 90, T1 कितना हो जाएगा 50, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 40। आप पार्ट 10 पे लेते थे इसलिए 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 4, तो 2 का एक्सपोनेंट 4 लेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा 16 टाइम्स। आई बात समझ में? तो ये पूछेगा आपसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे रिलेशन। रिवर्स भी पूछता है, उसमें एंटी लॉग लेके टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ता है, लेकिन वो नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा T1 T2 टेम्परेचर दे देगा, बोले कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो याद रखना पर 10 डिग्री सेल्सियस कितना इंक्रीज होगा डबल, तो उसी के ट्रिपल, तो आप जनरली डबल आपको बोल देगा, डबल या ट्रिपल बोल देगा, अगर नहीं बोले तो डबल लेके चलना आपको। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सबसे लोअर वैल्यू को लिया जाता है, हायर वैल्यू पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं होता। अब देखो आरएनएस इक्वेशन होता है, क्या होता है इक्वेशन बताइए। यही पार्ट बचा आपका, ये पार्ट आपका करवा देंगे नेक्स्ट है, क्योंकि टाइम हो गया अब नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट आएंगे तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी बताएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद एनर्जी प्रोफाइल बताएंगे आपको, कॉलिजन थ्योरी बताएंगे, और इंटेंशन फैक्टर क्या होता है वो बताएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट डे देके चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक, फिजिकल खत्म, उसका आएगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक।